नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पशु परिचर के एक शेष आंसर की के ऊपर पुनः चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा-सा ये पेपर जो है रह गया था शेष, जिसके ऊपर हम लोगों को एनालिसिस करना था। तो आज जो है हम लोग 2 दिसंबर शिफ्ट जो सेकंड था, उसका पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें साइंस के जो-जो प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों के आंसर जो हैं, उनके ऊपर अपने लोग जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे। इसमें एक अच्छा पेपर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है। तो प्रश्न तो वैसे यहीं समाप्त हो जाता है कि इंसुलिन का स्रावण करने वाली जो ग्रंथि है वो ग्रंथि है कौन सी। तो प्रश्न तो वैसे यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अग्नाशय ग्रंथि ही इंसुलिन का स्रावण करती है। और ये क्वेश्चन तीसरी बार मतलब मैं देख रहा हूँ अपने इस पशु परिचर की भर्ती में। हम जानते हैं अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें दोनों ही भाग होते हैं। उसमें अंतःस्रावी भाग भी होता है और इसमें बहिःस्रावी भाग भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। जो अंतःस्रावी भाग है उसकी खोज करने का काम किया था किसने? लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, इसलिए उसने अपने नाम का प्रयोग किया और कोशिकाओं का नाम दिया लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। हम जानते हैं कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो सेल्स, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उन हार्मोन्स का कार्य क्या है, ये चीजें, है ना। 3 बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा या जिसे हम डेल्टा कोशिका बोल सकते हैं। अल्फा से निकलता है कौन सा हार्मोन दोस्तों? ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है ना। बीटा से निकलता है दोस्तों कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और गामा से निकलता है कौन सा हार्मोन दोस्तों? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है ना, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो इस तरीके से हम लोग 3 हार्मोन का जो है वर्गीकरण पढ़ा करते हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो ग्लूकागोन हार्मोन का जो काम है वो क्या है? जो बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन होता है, उस स्टोर ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देना? ग्लूकोज में तोड़ देना। जो स्टोर ग्लाइकोजन है उस स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देना। और इंसुलिन क्या काम करता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में रह जाता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में उसको बदल देता है, ठीक है दोस्तों। और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। स्वांगीकरण, एसोमाइलेशन के पीरियड जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। अब देखो, इंसुलिन कम होगा अगर, तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा, और रोग हो जाएगा कौन सा? डायबिटीज। अब आप अगर यहीं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें अग्नाशय और मधुमेह ढूंढना है ना। इंसुलिन के लगातार कम श्रवण से डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें सॉरी दूसरे ऑप्शन में, और अग्नाशय भी मिल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सही कर देंगे। ये क्वेश्चन अगर देखें तो रिपीट हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अपने अग्नाशय ग्रंथि से मेरे सामने पशु परिचर के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। वहां जो प्रश्न पूछा गया था इससे पहले पेपर में वो अग्नाशय से संबंधित था, लेकिन वहां पूछा गया था कि वो कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है, तो अग्नाशय। अब प्रश्न आ गया कि इंसुलिन हार्मोन वाला, तो हमने बता दिया इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला एक प्रमुख हार्मोन होता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था पहला हमारे पास। दूसरा, एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता? तो आप लोग ये तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह अपने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर आती रहती है। संक्रमित सुई से हो सकता है, माँ से बच्चे को हो सकता है, रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से। ये छुआछूत का रोग नहीं है। एड्स इज नॉट ए कंटेजियस डिजीज। ये एक माने छुआछूत का रोग नहीं है, छूने से फैलने वाला रोग नहीं है, जिसको हम संक्रमणकारी रोग बोले, ठीक है ना। ऐसा संक्रमणकारी रोग जो मतलब छूने से फैलता हो, छूने से फैलने वाले रोगों को हम कंटेजियस डिजीज बोल सकते हैं या छुआछूत का रोग बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये छुआछूत वाला रोग जो है नहीं है। तो हाथ से मिलाना, रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाना, इससे नहीं फैलेगा। बाकी सभी माध्यम जो है इसके हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कोई गलत नहीं करेगा, सबका सही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश किस जगह पर केंद्रित होता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश केंद्रित कहाँ होता है? जहां पर प्रतिबिंब बनता है। और मानव नेत्र का वो कौन सा भाग है जहां पर प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना भाग। तो प्रकाश केंद्रित भी कहाँ होता है? इसी रेटिना भाग पर जाकर जो है प्रकाश केंद्रित हो जाता है। आइरिस या परितारिका तो पुतली के साइज का नियंत्रण करने वाली पेशियां होती है, ठीक है ना। आइरिस तो पुतली के साइज का साइज का नियंत्रण करने वाली पेशियां होती हैं, नियंत्रण करने वाली पेशियां होती हैं। अगर आपसे पूछता है ना कोई
कि पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है, तो आप क्या बताते हैं, आइरिस करता है, ठीक है ना। लेंस के माध्यम से जो है प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ केंद्रित थोड़ी होता है, केंद्रित तो कहाँ होता है, रेटिना पर, क्योंकि इस लेंस से जो मतलब फोकस बनता है वो रेटिना पर ही बनता है सीधा, तो प्रकाश रेटिना पर फोकसित होता है, ठीक है ना। और पुतली से प्रकाश जो है वो नेत्र में प्रवेश करता है, तो यहाँ केंद्रित होने वाला जैसा कुछ है वो लॉजिक देखने को नहीं मिलता। तो इसमें हम लोग पहले ऑप्शन की तरफ ही मूव करेंगे, और पहला ऑप्शन रेटिना अर्थात दृष्टिपटल। रेटिना अर्थात दृष्टिपटल वो भाग है जहां पर हमें प्रतिबिंब जो है वो बनता हुआ मतलब दिखाई देता है ना। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे कोई पूछे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है। बस इसी वजह से हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रकाश कहाँ केंद्रित होता है, रेटिना पर केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे नियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन कहाँ से होता है, तो आप देखें पॉलिश की हुई लकड़ी की जो चिकनी मेज होती है, क्योंकि यही इसमें पूर्णतया समतल पृष्ठ है ना। पूर्णतया जो समतल परावर्तक पृष्ठ जो है पूर्णतया समतल परावर्तक पृष्ठ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, दूसरा ऑप्शन जो है वही है, ठीक है ना। तो इसी पूर्णतया मतलब समतल परावर्तक पृष्ठ जो है वो हम दूसरे ऑप्शन को मानते हैं। यही वजह है कि हम लोग नियमित परावर्तन भी इसी से मानेंगे। बाकी जो है वो मतलब समतल परावर्तक पृष्ठ नहीं है, ये जिगजैग परावर्तक पृष्ठ की श्रेणी में शामिल होते हैं, यानी कि उबड़ खाबड़ होते हैं, तो इनसे विस्तृत परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन दूसरे प्रश्न से ही होता है। ये जो नियमित और विस्तृत परावर्तन है इसका भी मैंने तीसरा प्रश्न देखा है ये इसमें, ठीक है ना। खूब रिपीट हुए हैं नियमित और विस्तृत परावर्तन से होने वाले क्वेश्चन भी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रकाश के संदर्भ में गलत है। छांटना किसको है, गलत को छांटना है, ठीक है ना। एक दूसरे की ओर आनत दो दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी एंगल पर जब दो दर्पणों को हम एक दूसरे पर झुकाने का काम करेंगे, किसी भी एंगल पर 90 डिग्री पर दो दर्पण झुका दें, 120 डिग्री पर झुका दें, 50 डिग्री पर झुका दें, 60 डिग्री पर झुका दें, और उनके बीच में रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की बात करें, तो इसका मतलब है कि हमें एक प्रतिबिंब कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे। और ये क्या कह रहे हैं, एक दूसरे की ओर आना दो दर्पण एक ही, पॉसिबल ही नहीं है। एक प्रतिबिंब बनाए, नॉट पॉसिबल। समझे ना मेरी बात। तो इसका मतलब हमें चर्चा करनी है कि इस जगह पर प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वो एक से ज्यादा होती है। समझे ना, एक प्रतिबिंब तो सिर्फ एक ही दर्पण में हो सकता है ना। अगर वस्तु रख भी दिया, मान लो पहले दर्पण पर एक प्रतिबिंब बन गया, तो दूसरे दर्पण के लिए वो प्रतिबिंब है ना वही एक वस्तु की तरह काम करेगा, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की संख्या तो सीधी सी बात है एक से ज्यादा ही होंगी, ठीक है ना। तो एक प्रतिबिंब केवल एक दर्पण से प्राप्त होता है। एक प्रतिबिंब केवल एक प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण से, एक प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण से प्राप्त होता है। एक प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण से प्राप्त होता है, इसका मतलब अगर दो समतल दर्पण होंगे या दो दर्पण होंगे तो ये संभव बात नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत होगा। तो बाकी जो सब सही होंगे, फिर इसका मतलब है ना आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नियमित परावर्तन चमकदार और चिकनी सतह से होता है, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा। तो बाकी सारे सही हैं, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या एक न होकर एक से ज्यादा होगी। इस स्थिति में एक से अधिक प्रतिबिंब जो है वो बनेंगे, एक नहीं बनेगा। एक से अधिक प्रतिबिंबों की प्राप्ति होगी, एक से अधिक प्रतिबिंबों की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर जो है मान लेंगे। परावर्तन के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। परावर्तन के नियमों के संदर्भ में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता है, गलत है, ये कथन तो गलत है ना। सही नहीं है तो मतलब गलत है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात एकदम सही है, ये सही कथन है, ठीक है ना। आपतन कोण सदैव शून्य होता है, ये कथन भी गलत है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ये कथन भी गलत है। प्रश्न की भाषा थोड़ी सी गलत है। परावर्तन के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
हम ये छांटना है सही है, ये वाला लॉजिक नहीं होगा, ठीक है ना, सही है करना है, क्योंकि 3 कथन तो इसमें जो है वो गलत है। तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा कथन जो है वो सही है, और बाकी जो है ये भी गलत है। असत्य कथन है कहने का मतलब, असत्य कथन है ऐसा थोड़ी होता है, यह भी असत्य है, ठीक है, और यह भी जो है असत्य कथन है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना, कौन सा, कि आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो दिया गया सही कथन कौन सा है, दूसरा कथन सही है, नहीं ये वाला नहीं है, ये सही है वाला ही प्रश्न है, ये नहीं है, गलती से लिखा गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन सॉरी ब्लैंक है ये। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 ग्रंथि, सूची 2 कहाँ स्थित है वो पूछ रहा है ये। तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, ब्रेन में होती है। हाइपोथैलेमस, पीयूष और पिनियल, 3 ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में होती है। तो हम लोग मस्तिष्क की बात करेंगे, और मस्तिष्क में भी अगर मस्तिष्क के अंदर स्फिनोइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक गर्त में इनफंडिब्यूलम नामक एक पतले से तंतुनुमा संरचना के साथ ये जुड़ी रहती है। थायराइड ग्रंथि का है गले में, श्वास नल के दोनों तरफ, तो हम गला कर देंगे श्वास नाल के दोनों तरफ। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर टोपी के समान होती है, और थाइमस ग्रंथि आपके हृदय के समीप छाती के अंदर पाई जाती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथि है, इसकी स्थिति होती है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। थायराइड ग्रंथि गले में श्वास नाल के दोनों तरफ, गले में श्वास नाल के दोनों तरफ, श्वास नाल के दोनों तरफ, अंग्रेजी के एच आकार में देखी जाने वाली ग्रंथि मानी जाती है। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर टोपी के समान, किडनी के ऊपर टोपी के समान पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथि है। किडनी के ऊपर टोपी के समान कौन सी ग्रंथि होती है, तो एड्रिनल ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि हमारे हृदय के समीप होती है, हृदय के समीप, हृदय के समीप या हमारे फेफड़ों के समीप या हमारी छाती में पाई जाती है। तो ये बातें हमने कर ली, ठीक है ना। और अब ऑप्शन कौन सा मिलान करेगा, पहले में दूसरा, पहले में दूसरा, पहले ही ऑप्शन में है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है 100% क्लियर हो जाएगा, और दूसरे में तीसरा बिल्कुल सही है, तीसरे में पहला भी ठीक है, और चौथे में चौथा एकदम ठीक है। पहला ऑप्शन हम लोग आराम से जो है मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रही है। एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य का हृदय जो है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, इसमें 4 विषम 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और वो 4 कोष्ठ हैं कौन कौन से दोस्तों, तो 4 कोष्ठ में 2 तो होते हैं आलिंद, ठीक है जी, 2 तो होते हैं कौन, आलिंद, और 2 होते हैं कौन, नीले। तो मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद और 2 नीले जो है देखे जाते हैं, 2 आलिंद 2 नीले, बोलो ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट जो है बन जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4 हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। 2 होते हैं मछली में, और 3 जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं किसमें, मेंढक में, ठीक है ना। 5 वाला कोई सिस्टम है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ 4 कोष्ठीय वाला पढ़ेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो हमने बात कर रखी है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं भाई, 4 प्रकार के दांत होते हैं। शिशु में 3 प्रकार के होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है ना शिशु, उस शिशु में तो होते हैं कितने, 3 प्रकार के, और जो बड़ा होता है ना उसमें कितने होते हैं, 4 प्रकार के। 4 हैं कौन कौन से, सबसे पहले इंसीजर, इंसीजर यानी कि जिनको अपने कृंतक दांत बोलते हैं। नंबर 2 पे कैनाइन, कैनाइन यानी कि जिनको अपने रदनक या नुकीले दांत अपने मानते हैं। फिर आते हैं प्री मोलर, प्री मोलर जिनको अपने अग्र चर्वणक, ठीक है ना, अग्र चर्वणक जो है दांतों की श्रेणी में हम शामिल करते हैं। एंड लास्ट इज मोलर, मोलर जिन्हें हम क्या कहते हैं, चर्वणक दांत हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 प्रकार के दांत मानव मुख में हमें देखने को मिलते हैं। इनका भी वर्गीकरण होता है, वो मैंने मैराथन क्लास में करवा रखा है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहां से इस बात को कलेक्ट करेंगे तो आपको दांतों का पूर्ण रूप से विश्लेषण जो है उसमें मिल जाएगा। यहाँ दिए गए प्रश्न में हम 2 नंबर ऑप्शन का चुनाव करेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, दही का जमना, ये तो अपना हो गया किण्वन, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है।
ठीक है भाई। और मोम का पिघलना, बिल्कुल ये संगलन है, भौतिक परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन है। सेब का भूरा होना, जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन दूसरा, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पिघलना जो है ये अवस्था परिवर्तन है, और अवस्था परिवर्तन का मतलब है केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन है। ये अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन है। और इस अवस्था परिवर्तन को हम किस नाम से जानते हैं? संगलन। इसे हम संगलन के नाम से जानते हैं। संगलन अर्थात अवस्था का परिवर्तन होना। तो 11 नंबर प्रश्न में 2 नंबर ऑप्शन आप लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिलान करना है तत्व और उसका यूज कहाँ कहाँ पर है। प्लेटिनम आभूषण बनाने में यूज होता है, क्योंकि इसे सफेद सोना कहते हैं। वैसे प्लेटिनम सोने से भी महंगी धातु है, ये बहुत महंगी धातु मानी जा सकती है, इसे सफेद सोना बोलते हैं इसको। तो आभूषण बनाने में काम आता है, बिल्कुल ठीक है। सल्फर 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 से बहुत सारी मेडिसिन बनती है। ग्रेफाइट से पेंसिल बनती है, हो गया मामला फिट। और मरकरी जो है वो तापमापी थर्मामीटर में काम आता है। तो पहले में दूसरा ढूंढना है। पहले में दूसरा तो आपको 3 नंबर ऑप्शन में मिला है, बस हो गया, क्लियर ही हो गया फिर इतने में, है ना। पहले में दूसरा तो 3 नंबर ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो एकदम क्लियर है। मिलान हमने ऊपर कर ही दिया है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी को सोनोरस होती हैं, चोट मारने पर टन की ध्वनि उत्पन्न करती है, तन्यता, आघात वर्धनता, सब कुछ होती है। द्युति चमकहीन नहीं, धातुएं तो चमकदार होती है भाई, चमकहीन थोड़ी होती है। धातुएं तो क्या होती हैं? विशेष चमक रखती हैं। विशेष रूप से इनमें तो धातुओं के अंदर जो है विशेष धात्विक चमक देखने को मिलती है। सूर्य का प्रकाश गिरता है ना जब इनके ऊपर, तो ये विशेष रूप से चमकना जो है वो शुरू कर देती हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्लोन किए जाने वाले प्रथम स्तनधारी जंतु का नाम बताइए। डोली। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है, मैं आपको बताऊं तो डोली जो है इसका जन्म 1996 में हुआ था। ठीक है भाई, 1996 में हुआ था, ठीक है ना। बाकी पुख्ता जो है प्रकाशन इसका जो है 1997 में हुआ था। जन्म 1996 में हो गया था, लेकिन इसका सत्यापन और इसका प्रकाशन जो है इस बात का वो 1997 में किया गया था। ठीक है ना, ये बात अपने को याद रखनी है। और कहाँ हुआ था ये? स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में हुआ था ये। स्कॉटलैंड की कौन सी संस्था में हुआ था? रॉसलिन संस्था नाम से एक संस्था थी, उस रॉसलिन संस्था में हुआ था। रॉसलिन संस्था में डॉक्टर जो था जिसने इसके ऊपर काम किया था, दैट इज इयान विलमुट, डॉक्टर इयान विलमुट। और इस डोली भेड़ की मृत्यु हो गई थी। डोली की जो मृत्यु है वो हो गई थी 2003 में, फेफड़ों के अंदर संक्रमण के कारण 2003 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग जो है वो क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है? जैव निम्नीकरण माने वो जो अपघटित हो जाए, जो क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, जो अपघटन हो जाए, जिसका मृदा में घुल जाए, नष्ट हो जाए, किण्वित हो जाए, सड़ जाए, वो कौन है? जूट का थैला, नारियल के रेशे, पॉलीथीन का बैग अपघटित नहीं होता, केले का छिलका, ये सब अपघटित हो जाते हैं। पॉलीथीन जो है ना ये अपघटित नहीं होता। तो ये वो अपशिष्ट है जिसका मृदा में अपघटन संभव नहीं है, इसका किण्वन संभव नहीं है। ठीक है ना, पॉलीथीन एथीन का बहुलक होता है, बहुत बड़ा बहुलक है ये, और इसका अपघटन जो है वो संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं? कैंसर तो असंक्रामक रोग है ना, कैंसर तो असंक्रामक रोग की श्रेणी में शामिल होता है। पोलियो का वायु के साथ कोई संबंध नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी श्वास की बीमारी है, तो वायु के माध्यम से निश्चित रूप से फैल सकती है। ठीक है ना, किसी कमरे में टीबी का रोगी है और अगर वहीं उसी कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति जो है श्वास की प्रक्रिया को अपनाता है तो वहां पर उसको रोग होने की संभावना है। और इन्फ्लुएंजा भी श्वास से संबंधित ही एक बीमारी मानी जाती है। तो वायु के द्वारा इनका संपर्क, इनका संचरण जो है वो संभव है। तो ए और बी आपने चुनना है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, बाकी ये नहीं है। ठीक है ना, ये मिट्टी से हो सकता है, दूषित जल से हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन वायु से नहीं हो सकता। तो ए और बी आपको मिलेगा 4 नंबर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम 4 नंबर ऑप्शन जो है उसको राइट करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रही, चूने का पानी CaOH की होल ट्वाइस इसमें से प्रवाहित किया जाता है, तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है,
बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, और इसमें से जल वाष्प जो है ये भी प्रभावित हो जाती है। ओके भाई, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, नया प्रोडक्ट बन गया, देखो पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया, नया प्रोडक्ट जब बन जाए तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यह किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन जो है उसको प्रदर्शित करता है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर एक नए उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, बढ़े अगली तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा यसद लेपन, हर पेपर में आया क्वेश्चन ही यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, सही ना, हर पेपर में इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है गैल्वेनाइजेशन को। तो लोहे की वस्तु पर किसका लेप होता है, जिंक का लेप होता है, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये हर पेपर में आया है कहने का मतलब, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला, एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलयन मिलाता है, ठीक है कोई बात नहीं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिखा NH4OH, और तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफेद धुएं से चकित कर देता है, ठीक है भाई। कोई रंगहीन विलयन मिलाता है, वो हम देख लेंगे किसका मिश्रण ये हमें मिलाकर देता है, और अमोनियम क्लोराइड जो है ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, प्लस हमें कोई और प्रोडक्ट भी प्राप्त होगा। यह है एक प्रकार का क्षार और यह है एक प्रकार का लवण, ठीक है ना। दी गई अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उससे संबंधित है दोस्तों। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, क्षार किससे अभिक्रिया करता है, अम्ल से, तो क्या देता है, लवण देता है, ठीक है ना, लवण देता है और जल का भी निर्माण करता है, यहाँ जल बनेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, और उष्मा भी बनेगी। तो यहाँ आपने ये देखना है कि अम्ल कहाँ है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक प्रकार का क्षार है, हमें ढूंढना है अम्ल। तो ये तो हो गया क्षार, क्षार मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अम्ल चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल तब होगा ना जब नाइट्रेट होता, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, क्लोरीन है। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा घटक चाहिए जिसमें क्लोरीन हो, तो क्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ किस में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। सोडियम क्लोराइड तो खुद एक लवण है, वो थोड़ी इसमें अभिक्रिया में भाग लेगा, तो हम अम्ल की बात कर रहे हैं, और यहाँ आपको अम्ल चुनना है, कौन से वाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमोनियम क्लोराइड हो गया, और H और ये OH दोनों मिलकर क्या बना देंगे दोस्तों, जल का निर्माण कर देंगे, प्लस इसमें उष्मा की भी प्राप्ति होगी। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो गया, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, सोचने लायक प्रश्न था। तो यहाँ पर हम 2 नंबर जो है इस आंसर का चुनाव करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाई जाती है, मरकरी। फ्री और फोकट का नंबर, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। कमरे के ताप पर सामान्य रूप में द्रव धातु किसे माना जाता है, मरकरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मिलान करने हैं इन सूचियों को, सल्फर का कलर, क्लोरीन का कलर, फास्फोरस का कलर, ऑक्सीजन का कलर। अगर आपको किसी का भी इनका कलर पता नहीं है तो ऑक्सीजन का कलर आपको पता है, ऑक्सीजन रंगहीन होती है। चौथे में 4 नंबर देख लो कहाँ है, चौथे में 1, चौथे में 2, चौथे में 1, चौथे में 4, खत्म हो गया प्रश्न यहीं पर अपना। कई बार क्या होता है, जब हमें पता ही न होना तो जो हमें सिर्फ किस एक बिंदु की जानकारी हो उसी को लागू कर देना चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन रंगहीन है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को डिस्कस कर सकते थे। फास्फोरस जो है वो कई रूपों में पाया जाता है, फास्फोरस सफेद रंग का भी होता है, फास्फोरस जो है वो सफेद के साथ पीला भी होता है, फास्फोरस जो है वो लाल भी होता है, काला भी होता है, गहरा लाल भी होता है, बैंगनी फास्फोरस भी होता है ना। तो इस तरीके से फास्फोरस के कई रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन जो है वो एक जहरीला गैस है और इसका कलर हरे रंग का होता है, ठीक है ना, हरा और थोड़ा पीलापन उसमें देखने को मिल सकता है। सल्फर जो है उसमें पीलेपन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सल्फर में पीला आपको पहले में, दूसरा इसी में मिल रहा है, दूसरे में तीसरा जो है वो भी इसी में मिल रहा है, तीसरे में पहला भी इसी में मिल रहा है, ठीक है ना। फास्फोरस को गुलाबी हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं। सफेद अथवा पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, गहरा लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, ऐसे तो फास्फोरस के अपरूप होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें ना तो ये 4 नंबर ऑप्शन सटीक बैठता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या के निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बटा में थीटा, ठीक है ना, 360 डिग्री बटा में थीटा माइनस 1, यही रूल हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं, पिछले कई पेपरों में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ रहा है। तो 360 डिग्री लास्ट वाले में ही है, तो आप यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन का चुनाव करेंगे। सिंपल सी बात है, मल्टीपल इमेज होती है समतल दर्पण में,
उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जितने भी पशु परिचर के पेपरों का आपको जो है आंसर करवाए थे, उनमें इस फॉर्मूले को मैंने बार बार लागू करके बहुत सारे क्वेश्चन हमने तैयार किए थे, तो ये वहीं से एक प्रकार का क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। ठीक है। गार्डन पे मटर के पौधों में पुष्प का कौन सा रंग, पुष्प का रंग प्रभावी लक्षण के रूप में अभिव्यक्त होता है? देखो, रंग से संबंधित आपको दो पिगमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग, ठीक है ना, और एक पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। तो अगर आप ये पढ़ेंगे ना, तो बीज पत्र में तो होता है पीला और एक होता है हरा, और इसमें होता है बैंगनी और एक होता है सफेद। ठीक है ना। तो आप याद रखें, यहाँ ये जो करेक्टर है ये तो है प्रभावी, ठीक है ना, और ये करेक्टर होते हैं अप्रभावी, क्योंकि F1 पीढ़ी में ये करेक्टर प्रकट नहीं होते, ये वाले होते हैं। तो अब आपको यहाँ दिए गए प्रश्नों में पीला और बैंगनी में से बीज बीज का पुष्प का रंग पूछा है ना, तो पुष्प का रंग तो फिर आपको बैंगनी देखना है, ये ऑप्शन को आप बता दें। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न मान सकते हैं। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशागति के नियमों से संबंधित है? पारिस्थितिकी तो नहीं है, कोशिका विज्ञान, भूमिका कानून, ये जेनेटिक्स है, सिंपल बात है। जेनेटिक्स जो है ना, उसमें देखो क्या होता है कि हम दो शब्द जो है उनको सम्मिलित करते हैं अनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स। पहला शब्द है हेरिडिटी, ये प्रश्न दोबारा देखने को मिला है अपने यहाँ पर, और एक शब्द है वेरिएशन, वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वंशागति, और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति एवं उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर एकदम बेस्ट जो है ऑप्शन माना जाएगा, और हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर लेंगे। किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण, बाह्य प्रकटीकरण क्या होता है? लक्षण प्रारूप, आंतरिक जीव संरचना, आंतरिक जीन संरचना, आंतरिक जीन संरचना के आधार पर तो होता है जीन प्रारूप। बाह्य भौतिक लक्षणों पर आधारित, बाह्य भौतिक लक्षण जो होते हैं उन पर आधारित जो है वो कौन सा है? लक्षण प्रारूप। तो यहाँ पर हम लक्षण प्रारूप के ऊपर बात करेंगे। यह प्रश्न भी तीसरी बार जो है मैंने देखा है, तीसरी बार जो जितने भी सॉल्यूशन करवाए ना, उनमें इस प्रश्न को मैंने तीसरी बार रिपीट होते हुए देखा है। तो ये भी एक अच्छा खासा प्रश्न जो है हमारे पास आ जाता है। शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन था अनुवंशिकी की, 10वीं क्लास में अनुवंशिकी की शब्दावली जो दी हुई है उसी में से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने पढ़े वो आप लोगों ने बड़े तरीके से मैनेज कर लिए होंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पुराने PYQ के साथ फिर से अपनी क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले नई वीडियो में।